भविष्य में अक्सुमाको परमाणु संयंत्र में अलार्म तब बजता है जब एक रिएक्टर में अचानक रेडियोधर्मी आग लग जाती है। जल्द ही स्थिति को संभालने के लिए गार्ड और ड्रोन भेजे गए, जबकि कर्मचारी दहशत में इधर उधर भाग रहे थे। 2 इंजीनियर रिएक्टर को फटने से रोकना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पीला बटन दबाना है या नीला, और निर्देश कैंटोनीज में है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए दरवाजा अटका हुआ है और वे बच नहीं सकते। उसी समय एक रहस्यमयी लोमड़ी दरवाजे के बाहर प्रकट होती है और इंजीनियरों के साथ संवाद करने की कोशिश करती है और उनसे नीला बटन न दबाने के लिए कहती है, क्योंकि वह भविष्य से आता है और परिणामों को जानता है। इंजीनियरों को नहीं पता कि उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, इसलिए फॉक्स गायब हो जाता है और अनुवादक के साथ वापस आता है, लेकिन पता चलता है कि उसने गलत भाषा चुनी है। फॉक्स को कई बार आगे पीछे जाने में समय लगता है, जब तक कि इंजीनियर अंततः उस पर विश्वास नहीं कर लेते और पीले बटन को दबाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। हालांकि टाइम पेट्रोल गलियारे में भी दिखाई देता है। फॉक्स तुरंत गायब हो जाता है और गश्ती दल इंजीनियरों को बताता है कि वह आदमी आतंकवादी था, इसलिए उन्हें नीला बटन दबाना होगा। गश्ती दल के गायब होने के बाद इंजीनियर नीला बटन दबाते हैं और चीजें शांत होने लगती हैं, लेकिन जल्द ही पूरा परमाणु संयंत्र विस्फोट हो जाता है। वर्तमान में डिप्टी गिलबर्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि वह परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अक्सुमाको नामक एक चीनी निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इको एक्टिविस्ट एलिस ने उसे टोकते हुए बताया कि कंपनी पुरानी तकनीकों का उपयोग कर रही है जो भविष्य में गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। गिलबर्ट उसकी चिंताओं को नजरअंदाज करता है और गार्डों को बुलाता है, जो तुरंत एलिस और उसके सक्रिय दोस्तों को गिरफ्तार कर लेते हैं। सम्मेलन के बाद एलिस को उसके पिता, जो गिलबर्ट निकला, ने जमानत दे दी। बाद में एलिस के दोस्तों ने उसे गिलबर्ट के बारे में बताने के लिए बुलाया, क्योंकि उसने उन्हें कभी नहीं बताया कि वह उसका पिता था। उसे यह साबित करने की जरूरत है कि वह एक सच्ची विद्रोही है, जासूस नहीं। इसलिए वे उसे गिलबर्ट के कंप्यूटर में सेंध लगाने और अक्सुमाको के साथ उसके अवैध संबंधों के सबूत खोजने के लिए कहते हैं। शाम को गिलबर्ट अपनी पत्नी के पुराने वीडियो देखता है, जिसकी एलिस को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी। उसके बिस्तर पर जाने के बाद एलिस उसके कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि फॉक्स उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। फॉक्स खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन घबराई हुई एलिस उस पर बोतल से वार करती है, जिससे गिलबर्ट जाग जाता है। वह नीचे आकर सोचता है और तुरंत पुलिस बुलाने की धमकी देता है। उस समय टाइम पेट्रोल फ्लैश के साथ यार्ड में प्रकट होता है और फॉक्स को गोली मारने की कोशिश करता है, जिसे एलिस ने धक्का देकर गिरा दिया और गोली गिलबर्ट के पैर को चोट पहुंचाती है। फिर गश्ती दल तेजी से अंदर आता है, इसलिए फॉक्स अपने कंगन को सक्रिय करने से पहले एलिस और गिलबर्ट को पकड़ लेता है, जिससे वे घर से गायब हो जाते हैं। वे एक रहस्यमय गलियारे में फिर से प्रकट होते हैं और एलिस भागने के लिए एक आदमी को लात मारकर भगा देती है। तब तक भागती रहती है जब तक कि वह खाई के किनारे तक नहीं पहुंच जाती और शहर को खंडहरों में नहीं पाती। झटके से वह बेहोश हो जाती है और गिरने से पहले एक हाथ उसे पीछे खींच लेता है। कुछ समय बाद एलिस एक बेकार कमरे में जागती है और दीवार में एक छोटे से छेद के माध्यम से वह अपने बगल वाले कमरे में गिलबर्ट को देख सकती है। उसी समय राफ नाम का एक व्यक्ति अंदर आता है और अपने पास मौजूद थोड़ा सा भोजन साझा करता है और समझाता है कि उसे किसी अन्य समय रेखा से यहाँ लाया गया है। बाद में रैफ एलिस और गिबलर को प्रयोगशाला में ले जाता है, जहाँ फॉक्स इंतजार कर रहा है। गिलबर्ट उनकी बात सुनना नहीं चाहता और भागने के लिए दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन घृणित लाशों के झुंड ने उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। भयभीत गिलबर्ट दरवाजा बंद कर देता है, जबकि वैज्ञानिक हेनरी भी उनके साथ आ जाता है। वह बताते हैं कि वे नियमित जॉम्बीज थे और कुछ और खतरनाक जॉम्बीज भी हैं जो भागने में सक्षम हैं। यह पता चलता है कि एलिस और गिलबर्ट को सर्वनाश के बाद के भविष्य में लाया गया था, जहां अक्सुमाको परमाणु संयंत्र में विस्फोट के बाद लाशें दिखाई दी थीं। हेनरी ने इसे साबित करने के लिए उन्हें एक वीडियो भी दिखाया, लेकिन गिलबर्ट को लगता है कि यह सब उसे सौदा रद्द करने की एक चाल है। फिर लोग फिर से दरवाजा खोलते हैं और बाहर जाने की घोषणा करने से पहले सभी लाशों को तुरंत मार गिराते हैं। एलिस और गिलबर्ट को एक बख्तरबंद कार में धकेल दिया जाता है और शहर के चारों ओर घुमाने के लिए ले जाया जाता है, जो एक नष्ट पेरिस बन जाता है, जिसके आसपास कोई लोग नहीं होते, केवल लाशें होती हैं। कुछ देर तक तबाही देखने के बाद लोग कार रोकते हैं और उन्हें एक विशाल रेडियोधर्मी बादल दिखाते हैं। वे बताते हैं कि यह चीज हर 70 साल में पृथ्वी की परिक्रमा करती है और जिस भी चीज तक पहुंच सकती है उसे मार देती है। यह हर साल बड़ा भी होता जाता है,
इसलिए अगली बार इसके दौरे से कोई नहीं बचेगा। गिलबर्ट अंततः अपनी गलती स्वीकार करता है और फॉक्स उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलिस उसे रोकती है और अन्य विकल्पों की भीख मांगती है। चीजों को बदलने का दूसरा तरीका लैपटॉप चोरी करना और राजनीतिक घोटाला करना होगा, लेकिन इस पर टाइम पेट्रोल का ध्यान जाएगा, जो इतिहास में बदलाव के खिलाफ हैं, क्योंकि वे परिणामों से डरते हैं और उन्हें तुरंत रोक देंगे। अचानक गिलबर्ट होश खो बैठता है और जब हर कोई भ्रमित हो जाता है तो रैफ एक नया विचार पेश करता है। गिलबर्ट को स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा से हस्ताक्षर नहीं करने का विकल्प चुनना चाहिए, इस तरह से टाइम पेट्रोल को ध्यान नहीं आएगा। एलिस सहमत है और बताती है कि गिलबर्ट हमेशा इतना निंदक नहीं था, वह अपनी मां की मृत्यु के बाद ही बदल गया था, इसलिए उसमें फिर से बदलने की क्षमता है। फॉक्स प्रयास करने के लिए सहमत है, लेकिन एक नियम के साथ। यदि किसी भी क्षण उन्हें गश्ती दल द्वारा पकड़े जाने का खतरा है तो वह उन्हें बचाने के लिए गिलबर्ट को गोली मार देगा। बाद में हेनरी ने प्रयोगशाला में वापस जाने का फैसला किया, जबकि अन्य लोग स्थानीय पब में गए। एलिस पानी मांगती है और हर कोई उस पर हंसता है, क्योंकि अब साफ पानी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों से मिलने के बाद एलिस गिलबर्ट से बात करने और उसे परमाणु संयंत्र सौदे के बारे में अपना मन बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वह अभी भी झिझक रहा है। एक बहस शुरू हो जाती है और एलिस जोर से घोषणा करती है कि इस भयानक भविष्य के लिए गिलबर्ट को दोषी ठहराया जाना चाहिए। इसलिए गिलबर्ट सभी के पेय के लिए भुगतान करने की पेशकश करके भीड़ का ध्यान भटकाता है और एलिस के साथ भाग जाता है। फॉक्स और रैफ उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पागल शराबियों ने उन्हें रोक दिया है। जैसे ही एलिस और गिलबर्ट खाली सड़कों पर चलते हैं, जल्द ही उन्हें लाशों की भीड़ मिल जाती है, इसलिए वे तुरंत भाग जाते हैं और एक गली में फंस जाते हैं। उस पल में फॉक्स और राफ ने कुछ लाशों को पकड़ लिया और उनका रास्ता खोलने के लिए उन्हें गोली मार दी, लेकिन वे भी गली में फंस गए। उनके पास पर्याप्त गोलियां नहीं हैं, इसलिए फॉक्स अपने ब्रेसलेट का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई है। जब लाशें उन तक पहुंचने ही वाली होती हैं, अचानक उनमें से एक झुंड को भाले से मार दिया जाता है। इन्हें योद्धा बच्चों के एक गिरोह द्वारा फेंका गया था, जो ज़ोंबी को उनका पीछा करने के लिए ताना मारते थे ताकि एलिस का समूह गली से बच सके। इस बीच टाइम पेट्रोल झुग्गियों की तलाशी लेता है और एक व्यक्ति को हेनरी की प्रयोगशाला का स्थान साझा करने के लिए गोली मार देता है। जब वे प्रयोगशाला के दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो हेनरी अपनी सुरक्षा प्रणाली पर उन्हें पहचान लेता है, इसलिए वह अपनी चीजें इकट्ठा करता है और आत्मविनाश को सक्रिय करता है। वह प्रयोगशाला से ठीक पहले भागता है, इससे पहले कि एक बड़ा विस्फोट सब कुछ ढहा दे। हालांकि आग की लपटें अभी भी उस तक पहुंचने के लिए काफी दूर तक फैली हुई हैं। टाइम पेट्रोल को उनके कवच के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ और जब उन्होंने प्रयोगशाला के खंडहरों की खोज की तो उन्हें एक रहस्यमय नक्शा मिला। एलिस के समूह में वापस उन्हें ठिकाने के नाम से जानी जाने वाली बस्ती में ले जाया गया, जहां बच्चे एक साथ रहते हैं। जब वे एक साथ भोजन कर रहे थे, हेनरी अचानक मेज पर प्रकट हुआ। उसने आग की लपटों से बचने के लिए टेलीपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया में वह कुछ जल गया। वह सभी को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि दुश्मन आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। टाइम पेट्रोल अब ठिकाने में प्रवेश कर रहा है। बच्चे तुरंत टेबल के पीछे खड़े हो जाते हैं और उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, इसलिए एक अधिकारी ग्रेनेड से जवाब देता है। बच्चों की रक्षा करने के लिए हेनरी ग्रेनेड पर कूदता है, जो फट जाता है और उसके शरीर के सभी हिस्सों को बिखेर देता है, जिससे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। क्रोधित फॉक्स इस नुकसान के लिए गिलबर्ट को दोषी ठहराता है और उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलिस और हिडाउट नेता उसे याद दिलाते हैं कि बेहतर तरीके हैं। फिर रैफ उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उन पर हावी हो जाता है। स्थानीय लोगों ने आत्मसमर्पण करने और हाथ ऊपर करके बाहर आने का फैसला किया, जिससे अधिकारी लुइस को झटका लगा, क्योंकि बच्चों को युद्ध में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वह वादा करती है कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वे केवल समय के अपराधों से निपटते हैं। फिर उसका गश्ती दल रैफ, फॉक्स, एलिस और गिलबर्ट को ले जाता है। टाइम पेट्रोल मुख्यालय में चीफ कॉन्स्टेंस ने विद्रोहियों को पकड़ने में मदद करने के लिए एलिस को धन्यवाद दिया। एलिस जोर देकर कहती है कि फॉक्स सही काम कर रहा है, इसलिए उसका मन बदलने के लिए कॉन्स्टेंस कमरे से बाहर निकल जाती है और बात करने के लिए बड़ी उम्र की एलिस को भेजती है। वृद्ध एलिस का कहना है कि इतिहास बदलना एक अच्छा विचार नहीं है और कसम खाती है कि उसने एक अद्भुत जीवन जिया, जो केवल गिलबर्ट के व्यापारिक सौदों के कारण संभव हो सका। वह यह भी बताती है कि गिलबर्ट जल्द ही बीमार हो जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से बहुत अधिक शराब पी रहा है,
इसलिए वह अपने युवा सो को उसके साथ जितना संभव हो उतना समय बिताने की सलाह देती है। बाद में एलिस और गिलबर्ट को वर्तमान में वापस भेज दिया जाता है। इस बीच फॉक्स और रैफ को कॉन्स्टेंस से मिलने ले जाया जाता है, जो उन पर कई जिंदगियों को बर्बाद करने का आरोप लगाता है। फॉक्स बताते हैं कि उन्होंने वास्तव में कई लोगों को बचाया, लेकिन गश्ती दल इसे याद नहीं रख पाता क्योंकि हर बार जब वह बदलाव करता है तो समय रीसेट हो जाता है। केवल वही लोग वैकल्पिक वास्तविकताओं को याद रख सकते हैं जिन्होंने सबसे पहले बदलाव किया था। सभी अधिकारी भ्रमित हो गए और क्रोधित कॉन्स्टेंस ने दोनों अपराधियों को बिना समय दिए होल जेल में डालने का आदेश दिया। वर्तमान में गिलबर्ट उस बैठक में भाग लेने के लिए कार में बैठता है जो अंततः सौदे पर मुहर लगाएगी, और उसका ड्राइवर एलिस के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है, उसकी तारीफ करते हुए कि वह कितनी प्रतिभाशाली है। दोषी महसूस करते हुए गिलबर्ट ने उसे अपने घर वापस ले जाने के लिए कहा। एक बार जब वह एलिस के साथ फिर से मिला तो गिलबर्ट ने उससे कहा कि वह सिर्फ उसके साथ दिन बिताना चाहता है। भविष्य में गश्ती दल को समय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में संकेत मिलता है, इसलिए फॉक्स बताते हैं कि ये गिलबर्ट में आंतरिक परिवर्तन है, जिसका अर्थ है कि गश्ती दल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कॉन्स्टेंस ने नियमों को तोड़ने का फैसला किया और अधिकारियों से कहा कि वे गिलबर्ट को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करें और यदि आवश्यक हो तो एलिस को मारने के लिए कहें। लुइस ऐसी क्रूर योजना के खिलाफ है, लेकिन कॉन्स्टेंस ने लुइस को अपने सहायक की देखरेख में कैदियों को होल में ले जाने के लिए कहने से पहले मैटियो और विक्टर को भेज दिया। शहर के बाहर रेडियोधर्मी बादल करीब आ रहा है और पहले से ही कुछ लाशों और बाद में पब मालिक को मार रहा है। ठिकाने में यह पता चला है कि हेनरी अभी भी जीवित है और वह मदद की उम्मीद में अपने टुकड़ों को एक साथ रख रहा है। हालांकि उसका ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा है और नई टाइम मशीन बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए हर कोई अंत की प्रतीक्षा करने के लिए बैठा है। वर्तमान में विक्टर और मार्टियो गिलबर्ट के घर में घुस जाते हैं और एलिस को मारने की धमकी देते हैं, जिससे गिलबर्ट कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो जाता है। विक्टर एलिस को बंधक बनाए रखने के लिए उसके साथ रहता है, जबकि मार्टियो गिलबर्ट के साथ कार में बैठता है। लुइस के पास वापस उसका समूह इसे होल तक ले जाता है और वह कॉन्स्टेंस के सहायक को उसके इतना करीब आने के लिए बरगलाती है कि वह उसे धक्का दे सके। फिर वह रैफ और फॉक्स को रिहा कर देती है और उम्मीद करती है कि वे बेहतर भविष्य बनाने में सफल होंगे। लोगों को नए चार्ज किए गए कंगन देने के बाद लुइस कॉन्स्टेंस से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन कॉन्स्टेंस को संदेह होता है और वह उसके सहायक के बारे में पूछती है। कैदी के भागने की एक रिपोर्ट से वे अचानक बाधित हो जाते हैं, इसलिए लुइस गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्स्टेंस जल्दी से उसकी मेज के नीचे छिप जाता है और लुइस पर हमला करने से पहले रोशनी कम कर देता है। अद्भुत कौशल दिखाने वाली महिलाओं के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत संघर्ष करने और शॉट छूटने के बाद कॉन्स्टेंस लुइस की बंदूक लेती है और उसे एक शॉट के साथ दूर भेज देती है। इस बीच फॉक्स गिलबर्ट की कार के ऊपर दिखाई देता है, जिससे ड्राइवर चौंक जाता है और कार रोककर गिर जाता है। जब मैटियो उसे देखने के लिए बाहर निकलता है तो फॉक्स तुरंत उसका पैर पकड़ लेता है और उसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई के बीच में भेज देता है। जैसे ही वह गोलियों और छोटे विस्फोटों से घिरा होता है, मैटियो फॉक्स का पीछा करना शुरू कर देता है, जो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक भागते सैनिक के कारण उसका कंगन क्षतिग्रस्त हो जाता है। पुरुष आमने सामने की लड़ाई में समाप्त होते हैं, जिसमें मार्टियो अपने अनुभव का उपयोग करता है, जबकि फॉक्स गंदा खेलता है। दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब इलाके पर अचानक हवाई हमले हुए तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उसी समय रैफ एलिस और विक्टर के सामने आता है, जो तुरंत रैफ पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। जब विक्टर उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो रैफ गोलियों से बचने के लिए पूरे कमरे में टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है और अंततः पूल में गिर जाता है। जब वह बाहर आता है तो वह विक्टर के पीछे टेलीपोर्ट करता है और उसे पकड़ लेता है, ताकि वे पूरे कमरे में फिर से एक साथ टेलीपोर्ट करते हुए लड़ना शुरू कर दें। एलिस एक बोतल पकड़ती है और सही समय पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे विक्टर को मार गिराया जाता है। तब एलिस अपने पिता को बुलाती है, तभी कॉन्स्टेंस प्रकट होता है और उसका फोन चुरा लेता है और एलिस को सूचित करता है कि मार्टियो ने फॉक्स को गिरफ्तार कर लिया है और अब वह उसके पास है। फिर कॉन्स्टेंस गिलबर्ट को बैठक में ले जाता है और उसे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करता है। गिलबर्ट एक कलम पकड़ लेता है और ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक वास्तविकता उसके चारों ओर बदलने लगती है। यह पता चलता है
कि रेफ और एलिस उसके जन्म के क्षण में वापस चले गए और वह डॉक्टर को धमकी देने के लिए विक्टर की बंदूक का उपयोग करती है, जो हेनरी होता है। वह उसे बच्चे के बजाय मां को बचाने के लिए मजबूर करती है और वर्तमान में फॉक्स को एहसास होता है कि एलिस खुद को समय रेखा से मिटा रही है। वास्तविकता उनके चारों ओर बदलती रहती है और हर समय विसंगतियों को ठीक करती रहती है, जिसे लुइस ने मुख्यालय में देखा है। बच्चे के जन्म के दौरान मां जागती है और एलिस को देखती है तो वह उससे पूछती है कि वह कौन है, लेकिन एलिस कहती है कि वह लुप्त होने से पहले कोई नहीं है। जब गिलबर्ट को पता चलता है कि क्या हो रहा है तो वह अपनी बेटी का नाम चिल्लाता है, लेकिन अचानक खुद को एक बहुत ही आरामदायक रसोई में पाता है। उनकी पत्नी जीवित है और उनकी 2 नई बेटियां हैं जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हैं। एक बार जब वह सदमे से बाहर आता है तो उसे याद आता है कि उसे किसी चीज पर हस्ताक्षर करना था, लेकिन उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह पहले ही ऐसा कर चुका है। एक अखबार से पता चलता है कि गिलबर्ट ने एक पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना शुरू की है। भविष्य में फॉक्स जाग जाता है और उसे पता चलता है कि रेडियोधर्मी बादल कभी अस्तित्व में नहीं था, इसलिए बच्चे ठीक हैं। लुइस अब उनकी टीम का हिस्सा है और उसे सब कुछ याद है क्योंकि बदलाव उसकी मदद से हुआ था, लेकिन गश्ती दल में किसी और को याद नहीं है। हर कोई पब में जश्न मनाने जाता है और यह पता चलता है कि एलिस उनके साथ है क्योंकि उसने समय विरोधाभास पैदा कर दिया है। वह अपने जन्म को पूर्ववत करने में कामयाब रही लेकिन गायब नहीं हुई क्योंकि इससे उसके पहले कार्य रद्द हो जाते, इसलिए अब वह अस्तित्व में न होते हुए भी मौजूद है।